क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में जो ये जंगल है जिन्हें बचाने के लिए आए दिन आंदोलन चलाया जाता है, उसका असल में मालिक कौन है? क्या आपने ये कभी सोचा है कि भारत में आज भी जंगलों की जो तादाद है वो भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21% है। अब ऐसे में देश के 21% हिस्से को कैसे और कौन चलाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है और इन जंगलों के लिए देश में जिम्मेदार कौन है, ये सब अपने आप में ऐसे सवाल हैं जिन पर कभी बात नहीं की जाती। क्योंकि आमतौर से माना जाता है कि जंगलों का मालिकाना हक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होगा, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले एक नारे से बात शुरू करते हैं। आपने नक्सलवाद का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, जिनकी लड़ाई का मेन मोटिव है जड़, जंगल और जमीन को प्रोटेक्ट करना, और आपने भी ये नारा कहीं ना कहीं सुना होगा। आमतौर से भारत की सभ्यता को 10,000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता है, लेकिन इंडिया में आज से करीब 10,000 साल पहले ऐसा मानना था कि उस समय कोई भी गांव तब तक कंप्लीट नहीं माने जाते थे जब तक कि उसके आसपास जंगल या फिर पेड़ पौधे बड़ी संख्या में ना उगाए जाएं, और ना सिर्फ उगाए जाएं बल्कि उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश भी की जाए और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में किया जाए। क्योंकि एक जंगल एक गाँव को उस वक्त सब कुछ देता था, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, रूट्स हो या फिर आग जलाने के लिए फायरवुड्स हो। और तो और बीमार होने पर दवाओं का सोर्स भी इन्हीं जंगलों के पेड़ पौधे होते थे। ऐसे में जो लोग इन उगाए हुए जंगलों से रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते थे, उनका ध्यान भी रखा जाता था, क्योंकि आखिर में ये जंगल उन गांव वालों के ही थे। अब ये तो हो गई इतिहास की बात, और हम फास्ट फॉरवर्ड करें तेजी से 10,000 साल बाद, यानी कि आज की अगर बात करें तो आज के दिन भी हम उन्हीं जंगलों से निकलने वाले रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम शहरों में बैठकर जंगल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो लकड़ी की चेयर पर बैठकर हम किताब पढ़ते हैं, फिर जब हम थक जाते हैं तो हम बेड पर सो जाते हैं, और ये सारी चीजें लकड़ी की बनी होती हैं। फिर उसके बाद हम कई तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्हीं सब जंगलों की देन है। अब ये बात आपको बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शायद पहली झलक में ऐसा ना लगे, लेकिन फॉरेस्ट आज के दिन भी हमारी सेंटर ऑफ लाइफ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उन जंगलों को सेफ रखने वाली उस आदत को भूल गए हैं जो इस्तेमाल के साथ कंपलसरी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे रखी है और उन्हें यह कह रखा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकती है कि फॉरेस्ट क्या होते हैं और कौन सा इलाका जंगल का है, कौन सा नहीं है। यानी कि यहाँ पर जंगल की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, और इसी की कमी से हमें नहीं समझ में आता कि आखिर में जंगल है क्या। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे एक रीजन ये है कि अलग अलग जगहों पर फॉरेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं। अब ऐसे में एक कंक्लूजन समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इन जंगलों को स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, तो इसका भी जवाब है नहीं। अब ऐसे में हो सकता है कि आप ये कहो कि जंगलों को वहां रहने वाली कम्युनिटी, जो कि आमतौर से आदिवासी होते हैं, वो ओन करते होंगे। तो इसमें थोड़ी सच्चाई तो है, लेकिन भारत के हर जंगल में ऐसी कम्युनिटीज नहीं पाई जाती। तो आखिर में इन जंगलों का असली मालिक है कौन? और ये सवाल अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है, लेकिन सुनने में काफी सिंपल लगेगा। दोस्तों, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि कुछ परसेंटेज फॉरेस्ट हमारे देश में सरकार के द्वारा ओन की जाती है, कुछ प्राइवेट ओनर्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, और कुछ का मालिकाना हक छोटी छोटी इंडिजिनस कम्युनिटीज के पास होता है, यानी कि वो लोग जो नेटिवली कई सदियों से उन जंगलों में रहते आ रहे हैं। अब ऐसे में आप ये कहोगे ये तो बिल्कुल सिंपल है, फिर कंफ्यूजन कहां पर हुई? कंफ्यूजन की बात यह है कि यहाँ जितनी भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, यानी कि इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, जो इतने सालों से जंगलों में रहते आ रहे हैं, उन्हें हमेशा ओनरशिप नहीं मिलती, और टाइम टाइम पर उनके हक के जंगल को उनसे छीनकर प्राइवेट पार्टनर्स को दिया जा रहा है। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी जंगल की जमीन की मालिक बनेगी तो अपने एक्सपेंशन के लिए उन जंगलों को काटेगी ही। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि सरकार अपने हिस्से में आने वाले फॉरेस्ट का क्या करती है? इन सबको समझने के लिए हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। साल था 1853। इसी साल ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, एक ऐसा डिसीजन जो इंडिया को बदल कर रख देगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो देश में रेलवेज बनाएंगी और पूरे देश में रेलगाड़ियां दौड़ेगी, और इस डिसीजन ने सच में इंडिया को बदल कर रख दिया, क्योंकि हमें रेलवे की इंपॉर्टेंस पता है बहुत अच्छे से आज के टाइम पर। आज भी हमें काफी थैंकफुल होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इंडिया को रेलवेज दिया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवेज बना रही थी, तब वो हमारे डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे। लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था कि वो इंडिया में रेलवेज बना रहे हैं ताकि वो ब्रिटिश सामानों का मार्केट देश भर में बढ़ा सकें, और ये उनके लिए काफी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट था। इसके लिए 1853 और 1910 के बीच करीब 80,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक्स को बिछाया गया। लेकिन ये रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए उन्हें जगह कहां से मिली? तो इसका जवाब है जंगल।
रेल बिछाने के लिए हजारों पेड़ों को काटा गया, हजारों पेड़ जो सदियों पुराने थे। न सिर्फ पेड़ काटे गए बल्कि जो लोग इन जंगलों में रह रहे थे वो डिस्प्लेस भी हो गए। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था। इसमें यह कहा गया था कि कानूनी तौर से जंगल और वेस्टलैंड ब्रिटिश क्राउन को बिलोंग करते हैं, मतलब क्वीन ऑफ इंग्लैंड और उनकी सरकार को बिलोंग करते हैं। यानी इन जगहों का क्या करना है यह ब्रिटेन की महारानी तय करेंगी। तो इससे यह तो साफ हो गया कि जब अंग्रेजों ने जंगल काटे तो वो किसी कानून को नहीं तोड़ रहे थे। इनफैक्ट 1864 में ब्रिटेन ने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खोला जो जंगलों से रिलेटेड कानून बनाते थे। अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे सारे फॉरेस्ट की ओनर थी तो ये बात तो तय थी कि इसका विरोध होना था और प्रोटेस्ट हुए भी। इसको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हुए। जहां भी एक भी फॉरेस्ट मौजूद था वहां पर लड़ाई देखने को मिली। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें तो जैसे कि 1885 में एक लड़ाई हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट और थाना डिस्ट्रिक्ट के गांव वालों के बीच में। यह लड़ाई थी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर। गांव वालों का कहना था कि उनका इस जंगल पर अधिकार सदियों से चला आ रहा है कि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज कर सकें। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट ने इसके बदले में जवाब दिया कि अगर सरकार रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी गांव वालों को फॉरेस्ट का इस्तेमाल करने से तो जल्द ही ये सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि इन फॉरेस्ट को सस्टेन किया जाए एक लंबे समय के लिए जो सरकार करना चाहती थी, या फिर गांव वालों को इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने दिया जाए जिन्हें उस वक्त इसकी इमीडिएटली जरूरत थी। कुछ और जगहों पर भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि उत्तराखंड के उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में, जहां गांव वालों ने न्यू रिजर्वेशन लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र के एक और डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल कम्युनिटी हिल के एक चीफ थे जिन्होंने पिटीशन लिखी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। लेकिन इन सब के बीच एक क्रांतिकारी कहानी भी है जिसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इसी क्रांतिकारी कहानी पर एक फिल्म बनी जिसने हमें ऑस्कर तक दिलाया। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं RRR की बात कर रहा हूं, जिसमें कहानी दिखाई गई है कोमाराम भीम की, जिनका जन्म तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के संकपल्ली गांव में हुआ था, जिनके नाम पर अब जिले का नाम रख दिया गया है। भीम के जन्म की तारीख 22 अक्टूबर 1900 बताई जाती है, मगर साल को लेकर कंफ्यूजन रहता है। भीम का बचपन जो है वो बहुत दिक्कत में गुजरा। उन्हें किसी तरह की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी, पुलिस से लेकर व्यापारियों और जमींदारों के हाथ होता हुआ शोषण देखा, एक्सप्लॉयटेशन देखा। जिंदा रहने के लिए भी काफी स्ट्रगल किया। गांव के लोग जंगल में खेती से जो भी फसल उगाते थे उसे निजाम के लोग छीन कर ले जाते थे, क्योंकि उस वक्त निजामों का ही वहां पर कंट्रोल हुआ करता था। ये कहकर कि जिस जमीन पर फसल उगी है वो उन लोगों की है ही नहीं, इन सभी आदिवासियों के खिलाफ जब भीम के पिता ने आवाज उठाई तो उन्हें जान से मार दिया गया। एक बार फसल की कटाई चल रही थी, तभी वहां पटवारी लक्ष्मण राव और निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी आए। उन्होंने गोंड लोगों से टैक्स भरने को कहा, गाली गलौज भी की, और जब परेशान करने लगे तो बात बढ़ गई। कोमाराम भीम के हाथों यहीं पर सिद्दीकी की हत्या हो गई। जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। इसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना उन्होंने शुरू किया। वहां अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू लिखना सीखा। जब प्रेस बंद हुआ तो असम के चाय बागानों में काम करने लगे। वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने आवाज उठाई तो जेल में डाल दिए गए। 4 दिन बाद जब जेल से छूटे और जोड़े घाट आ गए, तब भीम ने यहां आकर आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मोटिवेट किया। 1928 से लेकर 1940 तक वो निजाम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कोमाराम भीम निजाम से मिलकर आदिवासियों की समस्या पर चर्चा करना चाहते थे, मगर वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। इस चीज से नाराज भीम ने अपनी गुरिल्ला आर्मी जमा की और निजाम के लिए काम करने वाले जमींदारों को मारना शुरू कर दिया। जब निजाम को लगा कि भीम की लीडरशिप में यह विद्रोह और बड़ा हो सकता है तो उन्होंने बातचीत करने के लिए कलेक्टर भेजा। निजाम का ऑफर था कि सभी किसानों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा, साथ ही कोमाराम भीम को भी कुछ जमीन दी जाएगी, मगर भीम ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। फाइनली भीम और उनकी आर्मी से निपटने के लिए निजाम ने अपने 300 सैनिक जोड़े घाट भेजे। इन सैनिकों से लड़ते हुए कोमाराम भीम और उनकी आर्मी सितंबर 1940 में शहीद हो गई। अगर ऐसे ही एक रीसेंट मूवमेंट की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई पार्ट्स में और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज में भी एक मूवमेंट जंगलों को लेकर होता रहता है। 2017 में रघुवर दास की गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने झारखंड में छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट को बदलने की कोशिश की। इस एक्ट में कहा गया था कि सिर्फ एक ट्राइबल ही किसी जमीन को खरीद बेच सकता है, वो भी किसी दूसरे ट्राइबल को, यानी कि वो किसी नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकता। और ऐसे ना जाने कितने नियम बनाए गए जो इन कम्युनिटीज के लिए थे, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। और जैसे ब्रिटिश हमारे जंगलों से रिसोर्सेज को चुराते थे और बेचते थे, वैसे ही पैसा कमाने के रोल में अब ये लोग सरकार को देखते हैं। ब्रिटिश जमाने में फॉरेनर्स फॉरेस्ट में घुस रहे थे, उनकी जमीन और जंगल को डिस्ट्रॉय करने लग रहे थे, वैसे ही सेम सिचुएशन कंटिन्यू है आज तक।
आजादी के बाद भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए इस चीज को एड्रेस करने के लिए और आदिवासियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया गया और इस एक्ट ने ऐसा ही करने का रास्ता दिखाया जिसमें आदिवासी और उनके राइट्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि उनका हक है इन जंगलों में रहने का और फॉरेस्ट की जमीन को कल्टीवेट करने का। इस एक्ट ने यह भी कहा कि जो ग्राम सभा है वो स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगा जो फॉरेस्ट लैंड को मैनेज और प्रोटेक्ट करेगी। साथ साथ में यह भी कहा गया कि स्टेट ऐसी कोई भी एक्टिविटी तब तक नहीं कर सकता जब तक वहां मौजूद इंडिविजुअल और कम्युनिटी क्लेम्स को सेटल नहीं कर दिया जाए। वैसे ये कानून अब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर इन्हीं कानूनों को आदिवासियों के अगेंस्ट भी यूज किया जाता है। अब सवाल आता है कि ऐसा होता कैसे है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हिसाब से आदिवासी अपने फॉरेस्ट के ऊपर अपने मालिकाना हक के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं, जिसके 3 प्रोसेस हैं। इसमें सबसे पहले विलेज लेवल पर फॉरेस्ट राइट्स कमेटी की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद सब डिविजनल लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो बेसिकली डिसाइड करेंगे कि आदिवासियों के द्वारा क्लेम कैसा है। यहां पर एक मेन कंडीशन ये है कि आदिवासी कम्युनिटीज की क्लेम को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो प्रूफ कर सकेंगे कि वो एक जमीन पर रहने लग रहे हैं, यानी कि वो एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट लैंड में रहते आए हैं, वो भी दिसंबर 13, 2005 से पहले से। जिसे अगर आसान भाषा में समझें तो जो आदिवासी अपने क्लेम के साथ ये प्रूफ कर देगा कि वो 2005 से पहले ही उस जंगल की जमीन पर रहता था, तभी उसका कहा सुना जाएगा। लेकिन कई आदिवासी कहते हैं कि उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद भी। कई बार वो क्लेम तो करते हैं लेकिन उसको ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं किया जाता। आज माहौल ये हो गया है कि जंगलों में जो वो रह रहे हैं उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो तो क्रांतिकारी हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नहीं हो पा रहा है। बात अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की करें तो आप वन विभाग के कर्मचारी का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि सरकारी फाइलों में पिछले 1 दशक में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर की जमीन पर जंगल लगा दिए हैं, लेकिन देश का फॉरेस्ट एरिया नहीं बढ़ा है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारी प्रयासों से लगाए गए जंगलों में ना तो डाइवर्सिटी रहती है, ना ही लोकल एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाता है। जाहिर है कि यूकेलिप्टस, पोपलार, बांस और सुंदर दिखने वाले विदेशी पेड़ किसी भी तरह से नेचुरल फॉरेस्ट का ऑप्शन नहीं हो सकते, और यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं जो जंगलों में वीरान पड़ी जमीन पर आदिवासियों के द्वारा लगाए जाने वाले फलदार पेड़ को उनका अतिक्रमण कहता है, और आदिवासियों को यह मना किया जाता है कि वो पेड़ ना लगाएं। इस तरह से देखें तो जिस तरह से अंग्रेजों ने आदिवासियों के जंगलों को बर्बाद कर दिया था और उसे अपने फायदे के लिए अपना कह दिया था, वैसे ही देखने को अभी मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को इन जंगलों की कटाई करने का राइट जो केंद्र सरकार देने जा रही है, अब उसमें इन आदिवासियों से ली जाने वाली राय को भी खत्म कर दिया गया है। नियम के तहत जब केंद्र सरकार निजी कंपनी या फिर किसी ठेकेदार को जंगल को काटने की परमिशन देती है तो उसी समय वो उनसे कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन यानी कि जंगल लगाने के लिए पूंजी भी ले लेगी, जिसका उपयोग बाद में वन विभाग के द्वारा पेड़ लगाने और अफोरेस्टेशन के लिए किया जाएगा। अब पहले हमने आपको बताया ही है कि वन विभाग किस तरह से फॉरेस्टेशन कर रही है। खैर, जो नियम पहले थे कि कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनकी मंजूरी ली जाएगी, तो ये भी असल में कहाँ ही होता था। कई बार उस इलाके में रहने वाले आदिवासियों को पता भी नहीं चलता था कि कोई प्रोजेक्ट उनके एरिया में आने वाला है, और फर्जी सिग्नेचर लेकर ग्राम सभा से झूठी परमिशन मिल जाती है। अब ये जो ग्राम सभा के अध्यक्ष होते हैं, सरपंच होते हैं, या फिर जो लोकल में इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो पैसा खा लेते हैं या फिर प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां किसी प्रोजेक्ट को कागज पर जगह मिल गई है पर लोकल लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और अब असल में वो काम शुरू करके जंगल जब कटने लगते हैं तब लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। अब आप ये सोचिए कि जब वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत आदिवासियों से प्रायर ऑथराइजेशन लेना कंपलसरी था, तब तो लोगों से परमिशन रियल और इफेक्टिव तरीके से ली नहीं जा रही थी। तो अब जब ये नियम अनुमति लेने की जरूरत को ही समाप्त कर दे रहा है, तब आदिवासियों के जंगल पर अधिकार, उनकी जंगल आधारित जिंदगी और जंगलों का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि असल में भारत के जंगलों का एक तरह से कोई मालिक नहीं है। लेकिन यह बात भी बहुत साफ है कि जिनके पास पावर है वही इस जंगल के असली मालिक बने बैठे हैं। वैसे तो इस मामले में आमतौर से कोई राय बनाई जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को अपने यहाँ के जंगलों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, और ये भी कि आज जो जंगल बचे हुए हैं उनके पीछे कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को यह तय नहीं करना चाहिए कि इन जंगलों को कैसे बचाया जाए और कैसे यहाँ रहने वाले आदिवासियों को उनके जंगलों से अलग करके उन्हें मजदूर बनने से रोक लिया जाए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास हमेशा आती रहे।
धन्यवाद।